रात हो चुकी थी, भूख नहीं लग रही थी। मैं आराम करने के लिए लेट गया। प्रोफेसर का कोई पता नहीं था। मैंने लेटे लेटे फैसला किया कि सफेद लोमड़ियों के शिकार के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालूंगा, जरा सा जहन पुरसुकून हो जाए और उसके बाद अपनी मंजिल के लिए कोई फैसला करूंगा। यहाँ तफरीहात में ज्यादा वक्त नहीं जाया कर सकता था। जब एक काम शुरू किया था तो उसे जारी रहना चाहिए था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। प्रोफेसर ढोक हो सकता था या फिर होटल का कोई मुलाजिम। चुनाचे मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई थी उसे देखकर एक लम्हे में मैंने पहचान लिया। ये वही लड़की थी जो ओपन एयर रेस्टोरेंट में मुझे मिली थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आ गई। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो बोली, मुझे अफसोस है मैंने आपको परेशान किया, लेकिन उसके साथ ही एक दरखास्त भी है कि मेरे बारे में गलत न सोचना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, और वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत तो नहीं सोचा था। वो बोली, लेकिन तुम्हारी साथी, मेरा मतलब है वो नहीं है जिसके बारे में तुमने कहा था। मैंने जवाब दिया, मैंने ये कब कहा था कि वो कोई लड़की है? वो चौंकी, क्या मतलब? मैंने कहा, बात साथी की हुई थी, मेरा साथी एक मर्द है। वो बोली, ओ तो वो। मैंने कहा, नहीं बेबी, जिस किस्म का साथी तुम्हारे तसव्वुर में है मैं उसका आदी नहीं हूँ। बोली, प्लीज, मैं खुद तुम्हें इस अंदाज में मुतासिर नहीं करना चाहती हूँ। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं सिर्फ इत्तेफाकिया तौर पर ही तुम्हारे पास आ गई? वहां से रुखसत होने के बाद मैं डी फ्लोरिन आई थी और ये वो वक्त था जब तुम यहाँ दाखिल होकर अपने कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। यूं मेरे जहन में तजस्सुस जागा और मैंने तुम्हारा कमरा देख लिया। फिर तुम्हारे बारे में मालूम हुआ कि तुम्हारे साथ कोई लड़की मुकीम नहीं है। मैंने कहा, तो तुम मेरी जासूसी करती रही हो? उसकी गर्दन कुछ और झुक गई। बोली, इसे जासूसी नहीं, मजबूरी कहो। यकीन करो, सारा दिन किसी रिहाइशगाह की तलाश में घूमती रही हूँ, लेकिन अपने लिए कोई ठिकाना तलाश नहीं कर पाई। मेरे पास इतनी रकम भी मौजूद नहीं है कि अपने तौर पर कुछ कर लूं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। लड़की के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। फिर मैंने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो बोली, सुनो, जरूरी नहीं है कि जो शख्स जिस कारोबार से ताल्लुक रखता हो हमेशा उसके बारे में सोचता रहे। क्या तुम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने कहा, तुम्हें कुछ रकम चाहिए? उसने कहा, रकम के साथ ठिकाना भी। मैंने कहा, इसके लिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ। जहां तक रकम का ताल्लुक है, ये थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। मैंने कुछ करेंसी नोट निकालकर उसे दिए और उसने शुक्रिया के साथ उन्हें कबूल कर लिया। बोली, मैं तुम्हें ये रकम कभी वापस नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैंने ये रकम वापस करने के लिए दी ही नहीं है। और क्या खिदमत कर सकता हूँ तुम्हारी? मैंने पूछा और वो अपनी जगह से उठ गई। वो बोली, नहीं बस शुक्रिया, ताहम एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें याद रखूंगी। मैंने उसे पुरखुलूस अंदाज में रुखसत किया। इंसान के मसाइल न जाने क्या क्या होते हैं। इस छोटी सी रकम का मुझे कोई अफसोस नहीं था। रात को तकरीबन 1:30 बजे जब मैं गहरी नींद सो रहा था कि प्रोफेसर ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। प्रोफेसर शर्मिंदा सा नजर आ रहा था। कहने लगा, माफी चाहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि कल से इतनी देर नहीं होगी। मैंने किसी कदर तल्ख लहजे में कहा, खामोशी से सो जाइए प्रोफेसर, आपने मुझे नींद से जगाया है। और ढोक कान दबाए हुए अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ा। दूसरी सुबह मैं जागा तो प्रोफेसर गायब हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली। कमबख्त अजीब इंसान है, अपनी उम्र को भूला हुआ है। बाहर तौर जो कुछ भी था मेरे लिए दिलचस्प था। मैं प्रोग्राम बना चुका था कि लोमड़ियों के शिकार को निकलूंगा। चुनाचे में तैयार होने के बाद उस जगह पहुंच गया जहां शिकारियों के कैंप लगे हुए थे। यहीं वो दफातर भी मौजूद थे जो शिकार के लिए लाइसेंस जारी करते थे। मैं एक दफ्तर में दाखिल हो गया और वहां से मैंने आर्जी लाइसेंस हासिल किया। उस वक्त मैंने अपने अकब में एक शानदार शख्सियत के मालिक गैर मुल्की को देखा। उसके साथ चंद और अफराद भी थे, जिनमें 2-3 लड़कियां और 3 नौजवान भी थे। लड़कियां खासी खुश शक्ल और स्मार्ट थीं, शिकारी लिबास पहने हुए थीं। मुअम्मर शख्स ने सरसरी निगाह मुझ पर डाली और अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने अपनी पसंद की राइफल और एक घोड़ा हासिल कर लिया था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि वही मुअम्मर शख्स अपने साथियों की टोली के साथ मेरे करीब से गुजरा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो बोला, हेलो, बहुत सुस्त रफ्तारी से सफर कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, ये मेरी आदत है मिस्टर। उसने जवाब दिया, एल्बर्ट हॉगन, बरतानवी हूँ। सुस्त रफ्तारी बददिली की अलामत है और एक शिकारी को कभी सुस्त रफ्तार नहीं होना चाहिए। तुम तन्हा हो? मैंने कहा, हाँ। बोला, अगर चाहो तो हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं। हम लोग हर साल इस मौसम में गोइटे हिल, बल्कि यूं समझो कि कालमो कैंपो आते हैं। मैंने कहा, मैं पहली बार आया हूँ। उसने कहा, ठीक है, आओ मैं तुम्हें शिकार खिलाऊं। और मैंने घोड़ा आगे बढ़ाया। लड़कियां और नौजवान भी रुक गए थे। हमें आगे बढ़ते देखकर वो भी चल पड़े। रास्ते में मिस्टर हॉगन ने मेरा उनसे तारुफ करवाया और मैंने खुश अखलाकी से गर्दन खम की।
शिकार के बारे में तुम्हारा तजुर्बा है मिस्टर एली? उसने पूछा। मैंने कहा, बिल्कुल अनाड़ी हूँ, यूं समझ लें कि यहाँ आया तो इस तफरी में भी हिस्सा लेने चल पड़ा। वो बोला, खतरनाक बात है, शिकार इस किस्म की तफरी नहीं है कि जैसे थिएटर देख लिया, यहाँ कुछ टेक्निक भी होती है। तुम अनाड़ीपन में किसी शिकारी की गोली का भी शिकार हो सकते हो। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की। ओह, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वो बोला, शायद तुम्हारी जिंदगी बाकी थी जो इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? मैंने कहा, पाकिस्तान से। बोला, उसके बावजूद तुम शिकारी नहीं हो? बर्रे सगीर में तो बड़े बड़े शिकारी गुजरे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हर शख्स उन जैसा नहीं होता। उसने पूछा, राइफल इस्तेमाल कर लेते हो? मैंने कहा, हाँ, किसी हद तक। हॉगन हंसने लगा। खुश मिजाज इंसान था। मैंने भी सोचा कि यहाँ के हालात के बारे में मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। हमारे अतराफ में और भी शिकारी टोलियां सफर कर रही थीं। बर्फ से ढकी हुई घाटियां शुरू हो गई थी। काफी तवील सफर करने के बाद हम शिकार की हुदूद में दाखिल हो गए। यहाँ शिकारियों के लिए हिदायत के बोर्ड लगे हुए थे। मिस्टर हॉगन ने यहाँ रुककर सबको करीब बुलाया और फिर उन्होंने उन सबको बेकाबू न होने की हिदायत की और उसके बाद हम लाइसेंस चेक करवा कर शिकार के इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ से रास्ता खतरनाक हो गया था। बड़े बड़े बर्फानी तोदे और उनके दामन में गहरे गड्ढे फैले हुए थे। हम उन गड्ढों को उबूर करके आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह कयाम का फैसला किया गया। मिस्टर हॉगन ने ऐलान किया, शिकार रात को किया जाएगा। मैंने महसूस किया कि उस फैसले पर नौजवानों के मुंह बन गए हैं। रात हुई तो सबने थकन का ऐलान कर दिया। मुझे पहले ही अंदाजा था, इसलिए मैं मुस्कुरा कर रह गया। मिस्टर हॉगन ने पूछा, क्या तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? मैंने मुस्तैदी से कहा, क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। और हम दोनों घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। चांद निकला हुआ था और सफेद बर्फ पर चांदनी मुनक्किस होकर अजीब सी लग रही थी। गहरे सन्नाटे में कहीं और से राइफल की आवाजें उभरती तो अजीब सा महसूस होता। मैं माहौल के सहर से आजाद न रह सका। इस तिलिस्मी माहौल ने मुझे खुद भी उलझा दिया था। दफतन मिस्टर हॉगन ने एक समत इशारा किया, होशियार, वो देखो। 4 लोमड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थीं। हमने घोड़े रोक लिए। मिस्टर हॉगन ने कहा, फायर मैं करूंगा, इब्तिदा गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। मिस्टर हॉगन ने कई बार पोजीशन तब्दील की और फिर अचानक उनकी राइफल गरज उठी, लेकिन उसके साथ ही एक दिलदोज इंसानी चीख सुनाई दी और हम दोनों बुरी तरह उछल पड़े। मिस्टर हॉगन की खौफजदा आवाज उभरी, ये क्या हो गया? चीख सुनकर मैं भी साकित रह गया था। हम दोनों ही के दिल में ये ख्याल उभरा था कि हमारी राइफल की गोली किसी इंसान के लग गई है। चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए। फिर बाईं समत एक बर्फानी तोदे के पास एक इंसानी जिस्म नजर आया। वो बेतहाशा दौड़ रहा था। मिस्टर हॉगन ने कहा, आओ, और घोड़े को एड़ लगा दी। मैंने भी अपना घोड़ा उनके अकब में डाल दिया और आन की आन में हम उसके करीब पहुंच गए। दौड़ते हुए उस जिस्म ने ठोकर खाई और बर्फ पर लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। चांदनी में अब उस निस्वानी वजूद को साफ देखा जा सकता था। हम उसके नजदीक पहुंचकर घोड़ों से उतर गए। मिस्टर हॉगन जल्दी से उस पर झुक गए। मैं भी तशवीश ज़दा अंदाज में उनके करीब पहुंच गया। मिस्टर हॉगन की आवाज उभरी, खून तो नहीं है। उन्होंने बेसुध लड़की को आहिस्तगी से पलट दिया। मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे मेरे सारे बदन की जान आंखों में सिमट आई। ये चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये सूरत अच्छी तरह शिनासा थी। तहजीब मैल्कम एक्स थी। ये बेहोश नहीं थी, बेहवास नजर आ रही थी। खुली हुई आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। उनमें अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में उसे देखा, लेकिन खुद पर काबू रखा। किसी को मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता था। मिस्टर हॉगन की आवाज उभरी, नहीं, ये हमारी चलाई हुई गोली से जख्मी नहीं हुई। हमारा ख्याल गलत था। बदन पर खराशें जरूर हैं, गोली का कोई जख्म नहीं है। मैंने कहा, इसे फौरी इमदाद की जरूरत है। मिस्टर हॉगन ने कहा, हाँ, मगर ये तन्हा? बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा, प्लीज मिस्टर हॉगन, हम अपना शिकार जारी नहीं रख सकेंगे, आइए इसे ले चलें। मिस्टर हॉगन तैयार हो गए। अभी हम उसे उठा भी न पाए थे कि अकब से कुछ आहटें उभरी और फिर एक आवाज आई, ग्रेसी, ग्रेशी, ग्रेशी, कहाँ हो तुम? हमारी गर्दनें बेइख्तियार घूम गईं। वो 3 आदमी थे, शिकारियों के लिबास में थे, लेकिन शक्लों से खतरनाक नजर आते थे। उनमें से एक ने तहजीब की तरफ इशारा करके कहा, वो रही, और तीनों फुर्ती से उसके करीब पहुंच गए। एक आवाज सुनाई दी, उठाओ, इसे उठाओ, ये जख्मी हो गए हैं। मिस्टर हॉगन ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या ये तुम लोगों के साथ थी? वो भी शायद उन लोगों की तरफ से मुश्तबा हो गया था। वो आदमी बोला, बेवकूफ लड़की है, सफेद लोमड़ियों के शिकार के शौक में जुनूनी हो गई थी। हमें पीछे छोड़कर दौड़ी चली आई और इसके घोड़े ने इसे फेंक दिया। अगर खाली घोड़ा हमें नजर ना आ जाता तो मारी गई थी। तुम लोग मुंह देख रहे हो, उठाओ इसे।
दो आदमियों ने तहजीब मैल्कम एक्स को उठा लिया। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। तहजीब का और मेरा साथ मुख्तसर नहीं था और फिर मेरे दिल में उसके लिए एक दुख भी था। मैं भला उसकी शक्ल भूल सकता था। वो लोग उसे ग्रेशी के नाम से पुकार रहे थे जबकि वो ग्रेशी नहीं थी। तहजीब जरूर खतरे में है। वो यकीनन जान बचाने की कोशिश में मसरूफ थी। जब हॉगन ने लोमड़ियों पर फायर किया उसी वक्त वो चीखी और हम उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये लोग उस वक्त तहजीब से दूर नहीं थे लेकिन हमारी वजह से पोशीदा हो गए और जब उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो एक बहाना सोचकर आ गए। 100% यही बात थी। अगर मैं तहजीब से वाकिफ न होता तो उनकी बात पर कोई शुबा नहीं हो सकता था। मैंने आगे बढ़कर कहा, आप लोगों के पास सवारी नहीं है जनाब, अगर आप चाहें तो मेरा घोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे आप इन्हें? उस शख्स ने कहा, शुक्रिया नौजवान दोस्त, हमारे पास गाड़ी मौजूद है। मैंने पूछा, गाड़ी कहाँ है? उसने थोड़े फासले पर इशारा किया, उस तरफ, उस बड़े बर्फानी टीले के पीछे। मैंने नरम लहजे में कहा, ओके प्लीज जल्दी चलिए, मेरा ख्याल है इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। और फिर मैं उसी जगह रुककर उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब वो थोड़ी दूर निकल गए तो मिस्टर हॉगन ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे दाल में काला नजर आ रहा है डियर। आखिर लड़की चीखती हुई क्यों दौड़ रही थी? कोई घपला जरूर मालूम होता है। मैंने मिस्टर हॉगन की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ मिस्टर हॉगन, मगर अब क्या किया जाए? वो बोला, यही मैं भी सोच रहा हूँ। लड़की खतरे में मालूम होती है। तुमने देखा नहीं, वो लोग शक्ल ही से खतरनाक मालूम होते थे। शिकारियों के लिबास में जरूर थे लेकिन शिकारी नहीं मालूम होते थे। यूं लगता था जैसे वो कोई मुजरिमाना कार्रवाई करना चाहते हों। उनके चेहरों के तासुरात उनके लहजों से हम आहंग नहीं थे। मैंने कहा, ठीक कह रहे हैं आप, मेरे जहन में एक तजवीज है मिस्टर हॉगन। वो बोला, कुछ न कुछ करो, वो बच्ची मुझे खतरे में मालूम होती है। क्या तजवीज है तुम्हारे जहन में? मैंने टीले की तरफ देखते हुए कहा, मैं उनका ताकुब करता हूँ। हॉगन बोला, उससे क्या होगा? मैंने कहा, पता लगाऊंगा कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं। हॉगन ने कहा, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मैं जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो गया। मिस्टर हॉगन ने भी मेरी तकलीद की थी लेकिन ये ताकुब आसान नहीं था। हमें उस मखदूश बर्फीली जमीन पर किसी गाड़ी का ताकुब करने में काफी मुश्किलात पेश आ सकती थी। थोड़ी देर के बाद हमने किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी और मिस्टर हॉगन बोल पड़े, वो लोग चल रहे हैं। मैंने कहा, हाँ मिस्टर हॉगन, जबकि इससे कबल हमने यहाँ किसी गाड़ी के इंजन की आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब है कि वो गाड़ी काफी देर से यहाँ मौजूद थी। हमने अपने तौर पर एक रास्ते का तयन कर लिया था। गाड़ी टीले की आड़ से निकल आई थी। ये एक ताकतवर जीप मालूम होती थी जो अपनी साख्त में जरा मुनफरिद थी और आम जीपों की बनिस्बत काफी बड़ी मालूम होती थी। ऊपर से वो खुली हुई थी और दूर से उसमें बैठे हुए लोगों को देखा जा सकता था। तहजीब मैल्कम एक्स नजर नहीं आ रही थी। एक शख्स ड्राइविंग सीट पर था और बाकी दो शायद पिछली सीट पर उसके पास मौजूद थे। जीप की रोशन लकीरें हमारी रहनुमाई कर रही थीं। फासला इतना रखा गया था कि जीप वालों को घोड़ों के दौड़ने का अंदाजा न हो सके। इतने फासले से इस जीप पर निगाह रखना मुश्किल काम था क्योंकि बास जगह रास्ते में ऐसे बर्फानी टीले भी आ जाते थे जो जीप को छुपा लेते थे। वैसे मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उस तरफ आने के लिए कोई बाकायदा रास्ता भी मौजूद होगा। मिस्टर हॉगन ने भी इस बात पर हैरत का इजहार करते हुए कहा था, किसी जीप का इन बर्फानी गढ़ों के इलाके में निकल आना बड़ा ताज्जुब खेज है। साफ जाहिर होता है कि ये कैंपों के रास्ते पर नहीं जा रहे बल्कि उनकी मंजिल कहीं और है। वो देखो, उन्होंने जीप का रुख बदल लिया है और ये रास्ता कैंपों की तरफ नहीं जाता। मैंने भी फौरन घोड़े का रुख तब्दील कर लिया और उस वक्त जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वो काफी खतरनाक था। वक्फे वक्फे से शिकारियों की राइफलों की गरज सुनाई देती थी और बास जगह शोले निकलते हुए भी नजर आते थे। ये अंदाजा नहीं होता था कि गोली किस तरफ चलाई गई है। किसी भी वक्त कोई भी गोली हमारे जिस्मों को चाट सकती थी। मिस्टर हॉगन को भी उस खतरे का शदीद एहसास था। उन्होंने चंद लम्हे बाद सहमी हुई आवाज में कहा, ये सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई है। हम जिस इलाके में हैं ये शिकारी इलाका कहलाता है, यानी यहाँ सफर करना मुनासिब नहीं होता। उस वक्त हम किसी कदर बुलंदी पर थे और जीप नीचे खासी पस्ती में जा रही थी। तकरीबन इस ताकुब को 10 मिनट गुजर चुके थे कि दफतन हमने बुलंदी से नीचे कुछ गड़बड़ देखी। जीप रुक गई थी और तहजीब मैल्कम एक्स उसमें से कूद कर दौड़ पड़ी थी। नीचे के ये मनाजिर साफ नजर आ रहे थे। फिर दफतन एक फायर हुआ और चीख की हल्की सी आवाज हमारे कानों तक पहुंच गई, लेकिन ये फायर तहजीब मैल्कम एक्स ने किया था और चीख जीप में बैठे हुए ड्राइवर की थी, जिसने जीप उस तरफ दौड़ा दी थी जिधर तहजीब मैल्कम एक्स दौड़ी थी। चंद ही लम्हे में जीप एक बर्फानी टीले से टकरा कर उलट गई, लेकिन इससे कबल बकिया दोनों आदमी नीचे कूद पड़े थे
और अब उसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि हम ऊपर से तहजीब मैल्कम एक्स की मदद करें। उसने पलटकर फिर एक फायर उन दोनों की तरफ झोंक दिया जो उसका ताकुब कर रहे थे, लेकिन ये फायर बेकार गया था। दूसरी तरफ से भी एक आदमी ने फायर किया और तहजीब मैल्कम एक्स ठोकर खाकर गिर पड़ी। वो लोग तूफानी रफ्तार से तहजीब का ताकुब कर रहे थे। तब मैंने राइफल सीधी की और उसी वक्त मिस्टर हॉगन चीख पड़े, नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने उनकी तरफ देखा, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने उनमें से एक आदमी का निशाना लेकर फायर कर दिया। मैंने उस शख्स को उछलकर बर्फ पर गिरते देखा। दूसरे आदमी ने जल्दी से पोजीशन ले ली और ये अंदाजा लगाने लगा कि फायर किस तरफ से हुआ है। उसी वक्त तहजीब मैल्कम एक्स ने अपनी जगह से उठकर फिर दौड़ना शुरू कर दिया। छुपे हुए आदमी ने तहजीब की जानिब फायर किया और उसकी राइफल से निकले हुए शोले से मुझे अंदाजा हो गया कि वो कहाँ मौजूद है। चुनाचे मैंने अंधाधुंध उस टीले की जानिब फायरिंग शुरू कर दी ताकि तहजीब को भागने का मौका मिल जाए। इसमें मिस्टर हॉगन ने भी मेरी मदद की थी। इस तरह हमने टीले के पीछे छुपे हुए शख्स को फायरिंग करने का मौका नहीं दिया। फिर मैंने उसके साथ साथ ही नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया। घोड़े की लगाम मैंने दांतों में दबा ली थी। मैं तहजीब मैल्कम एक्स की हर कीमत पर मदद करना चाहता था। अकब से मिस्टर हॉगन की आवाज उभरी, संभल कर। वो गालिबन उस खौफनाक अंदाज में अपने घोड़े को उन ढलानों पर नहीं दौड़ाना चाहते थे। उसके बावजूद वो संभल कर घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतार रहे थे, जबकि मेरे घोड़े के नीचे उतरने की रफ्तार काफी तेज थी। फिर मैंने उस आदमी को टीले के अकब से निकलकर मुखालिफ समत दौड़ते हुए देखा जो फायरिंग कर रहा था। गालिबन उसे अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल उसके हक में खराब हो गई है और अगर वो वहां छुपा रहा तो यकीनी तौर पर मेरी गोलियों का शिकार हो जाएगा। अभी तक मैं इतनी बुलंदी पर था कि तहजीब मैल्कम एक्स की हिम्मत का अंदाजा कर सकता था। राइफल को मैंने उसी तरह घोड़ा दौड़ाते हुए लोड किया और 2 फायर एहतियातन उस समत कर दिए जिधर वो शख्स दौड़ रहा था। मकसद यही था कि अब वो पलटने की कोशिश न करे, इसलिए मेरी चलाई हुई गोलियां बर्फ में लगी थीं। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद मैंने घोड़े का रुख तब्दील कर दिया और उस तरफ चल पड़ा जिधर तहजीब जा रही थी। एक बार फिर उसने पलटकर फायर किया और ये फायर मेरी तरफ किया गया था, गोया वो मुझे अपनी तरफ आते हुए देख चुकी थी। तहजीब ने गालिबन पिस्तौल से ये फायर किया था। मेरा अंदाजा था कि ये पिस्तौल पहले उसके पास मौजूद नहीं था, बल्कि जेब में बेहोशी की अदाकारी करते हुए उसने उन्हीं लोगों में से किसी का पिस्तौल निकाल लिया था और उसके बाद जीप से छलांग लगा दी थी। लेकिन अगर उस वक्त भी तहजीब मैल्कम एक्स होश में थी जब हम उसे देख रहे थे, तो क्या उसने मुझे नहीं पहचाना था? अगर ऐसा होता तो कम से कम वो मेरी समत फायर न करती। लेकिन मेरी ये सोच अहमकाना थी। तहजीब पर जो कुछ बीत रही थी उसके तहत उस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि वो सोच समझ कर कोई फैसला कर पाती। मैंने उसके दौड़ने का सिलसिला जारी रखा और तहजीब मुझ पर मुसलसल फायर करती रही। अलबत्ता मैं बहुत मोहतात हो गया था और घोड़े को इस तरह इधर उधर हटा कर दौड़ा रहा था कि मेरा निशाना न लिया जा सके। उसके साथ साथ ही मैं उसके पिस्तौल से चलने वाली गोलियों को भी गिनता जा रहा था और जब मुझे अंदाजा हो गया कि तहजीब का पिस्तौल खाली हो गया तो मैंने घोड़ा उसकी सीध में डाल दिया और आन की आन में उसके सर पर पहुंच गया। तहजीब खौफजदा अंदाज में दौड़ रही थी। उसने रुककर मेरी तरफ पिस्तौल ताना और फिर फायर किया, लेकिन पिस्तौल से टिच टिच की आवाज निकल कर रह गई। तब मैंने उसे आवाज दी, तहजीब खौफजदा मत हो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। पता नहीं उसने मेरे अल्फाज पर मेरी आवाज पर गौर किया या नहीं, लेकिन एक बार वो ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। तब मैं घोड़े की पुश्त से कूदकर उसके नजदीक पहुंच गया। मैंने कहा, मैं हूँ तहजीब, मैं अली। वो बुरी तरह हैरतजदा हो गई। उसने कोहनियों का सहारा लिया और उठकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर शिनासाई के आसार थे। फिर उसने जल्दी से मेरा गिरबान पकड़ लिया। उसके दांत भिंचे हुए थे और भिंचे हुए मुंह से आहिस्ता से आवाज निकली, अली। और उसके बाद उसकी गर्दन एक समत ढलक गई। मैंने उसे गिरने से बचाने के लिए अपने बाजुओं का सहारा दिया। तहजीब की गर्दन मेरे बाजुओं में झूल रही थी। मिस्टर हॉगन अभी काफी दूर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आते जा रहे थे। मैंने आहिस्तगी से तहजीब को बर्फ पर लिटा दिया और उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर हॉगन मेरे करीब पहुंच गए और उन्होंने मुस्तरिबाना लहजे में पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, ये बेहोश हो गई है। वो बोला, मैंने उस तन्हा आदमी को भागते हुए देखा था और वो बाकी दोनों मेरा ख्याल है। मैंने कहा, मिस्टर हॉगन मेरी मदद कीजिए, इसे मेरे साथ घोड़े पर सवार करवा दीजिए। मिस्टर हॉगन घोड़े से उतर आए। तब मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ। मैंने तहजीब को बगलों में हाथ देकर ऊपर खींचा। मिस्टर हॉगन ने नीचे से सहारा दिया और बमुश्किल तमाम मैंने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। बेहोशी की हालत में उसे संभाले रखना काफी मुश्किल काम था। इस तरह घोड़े को तेज नहीं दौड़ाया जा सकता था, लेकिन मिस्टर हॉगन ने मेरी एक और मदद की।
उन्होंने अपनी कमर से चमड़े की बेल्ट खोली और मेरे नजदीक आकर उसे तहजीब के और मेरी कमर के दरमियान कस दिया। फिर मैं उसे अपने एक हाथ से संभाले हुए दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम पकड़कर आगे बढ़ने लगा। अब उन ढलानों की तरफ रुख करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इस तरह तहजीब को संभाले रखना मुश्किल हो जाता। चुनाचे हम नीचे ही नीचे सामने की समत चल पड़े। मिस्टर हॉगन मेरी रहनुमाई कर रहे थे। उन्होंने रास्ता तय करते हुए कहा, गो इस तरफ से मुझे भी रास्ता मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर हम उसी समत चलते रहे तो कैंप तक पहुंच जाएंगे। फासला तवील हो सकता है और शिकारियों का खतरा भी बदस्तूर है। मैंने कहा, अब जो कुछ भी हो मिस्टर हॉगन, मुझे अफसोस है कि आपको परेशान होना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।